Good morning, everyone. Today we are here with a new topic, that is fluorescence spectroscopy. Before starting the topic, I would like to request you to subscribe the channel if you haven't done so yet. And do like, comment and subscribe the videos because it only motivates the presenter and your motivation is important to me. So we are starting with the fluorescence. फ्लोरोसेंस है क्या? इट इज अ टेक्निक बेटा. इसमें क्या है? इस टेक्निक में वी यूज यूवी और विजिबल लाइट. ठीक है, यूवी अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट हम यूज करते हैं जिसकी हमारी रेंज होती है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में. दैट इज एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन उसको एब्सॉर्ब करेगा ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो सिंगलेट स्टेट में प्रेजेंट होता है. सिंगलेट स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग अपोजिट स्पिन. ठीक है, if one is rotating clockwise then other is rotating anti-clockwise, this is known as singlet state. So electrons are having opposite spin in the ground state. They absorb the energy from the UV visible region and they get excited to the higher state. एनर्जी एब्सॉर्ब किया यूवी विजिबल रीजन में, एक्साइट हो गए हायर एनर्जी स्टेट में. व्हेन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जब वे वापस आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी एब्सॉर्ब करके ऊपर गया था ना, इट विल एमिट रेडिएशन. तो वो एनर्जी एमिट करेगा. एनर्जी जो एमिट कर रहा है दैट इज समवट लोअर देन व्हाट दे हैव एब्सॉर्ब्ड. जितनी वो एब्सॉर्ब करके ऊपर गए थे उससे कम एनर्जी एमिट करके अगर नीचे आता है इलेक्ट्रॉन आपका. कम एनर्जी मीन्स लॉन्गर वेवलेंथ, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अगर ज्यादा वेवलेंथ की एनर्जी जो है एमिट करके आपका इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लोरेसेंस. तो फ्लोरेसेंस में क्या है? इलेक्ट्रॉन जंप किया हायर एनर्जी लेवल में, वापस आया ग्राउंड लेवल में, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने जो एनर्जी एमिट की वो उसने एमिट की लॉन्गर वेवलेंथ मींस लोअर एनर्जी की. एंड दिस फिनोमिना इज फ्लोरेसेंस. तो अब फ्लोरेसेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे आगे विद द हेल्प ऑफ जेबलॉन्स्की डायग्राम. उसके लिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका एनर्जी लेवल जो होते हैं बेटा किसी भी एटम के अंदर, ये देखिए एनर्जी लेवल्स दिखाए मैंने, जैसे E1 दिखाया आपको, फिर E2 एनर्जी लेवल, फिर E3 एनर्जी लेवल. अब इसमें एनर्जी लेवल्स में क्या है, ये एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं हम इसको. उसके आगे अंदर फर्दर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक है, जैसे एनर्जी लेवल 1 के अंदर ये बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड जो है आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे. मैं अभी ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ आपको, 4-5 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल दिखा देती हूँ, क्योंकि जो आपका मॉलिक्यूल है बेटा उसके अंदर जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट तो कर रहे हैं ना, वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी. तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं जिसको हम V1, V2, V3, V4, V5 से मैं डिनोट कर रही हूँ. ऐसे ही सेकंड जो एनर्जी लेवल होगा आपका उसके भी अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे. उनको फिर से हम वही V1, V2, V3 सो ऑन हम दिखा सकते हैं. और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर आगे आगे फर्दर होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, जिसको हम अभी यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे. ये ग्रीन लाइन से जो मैं दिखा रही हूँ इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, R1, R2, R3 इस तरह से. अब अगर हम जेबलॉन्स्की डायग्राम की बात करें फ्लोरेसेंस को समझने के लिए तो उसमें देखिए इस तरह से होता है. इस डायग्राम को हम कह रहे हैं दिस इज जेबलॉन्स्की डायग्राम. ये क्या कहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट थी बेटा S0 से, जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे था S0 में था ये आपका इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट लेवल जिसकी एनर्जी लोवेस्ट थी, लोअर एनर्जी लेवल है. यहां से इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की इन द यूवी विजिबल रीजन. 200 से 800 नैनोमीटर के बीच की इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की.
और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता था, दैट मे बी S1, दैट मे बी S2, दैट मे बी S3, ऊपर के दिखाई नहीं है हमने एनर्जी लेवल्स, S4, S5, किसी में भी वो एनर्जी लेके जंप करके चला गया। सपोज कीजिए इस डायग्राम में जो दिखाया है, इसने दिखाया कि आपका इलेक्ट्रॉन ये ब्लू एरो से सीधा जंप करके S2 लेवल में चला गया है। जब वो S2 लेवल में गया, लेकिन हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में बेटा वो वहां स्टेबल नहीं था, तो वो वापस आ रहा है। एक तो है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके गया ऊपर एक्साइटेड स्टेट में, वो एज इट इज उतनी एनर्जी एमिट करके वापस आ जाए ग्राउंड स्टेट में। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसके अंदर, ये जो है बेटा ये है आपके वाइब्रेशनल लेवल V1, V2, ठीक है। यहां से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में पहले जंप किया उसने, ये छोटा सा जंप लिया, फिर उसके बाद वो यहां से यहाँ पे आया, V2 से V1 में आया। ये जो इसने ये जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं ना, ये जो जंप किया, ये लाइट की फॉर्म में आपको एमिशन नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसकी बहुत कम एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ये लाइट की फॉर्म में नहीं नजर आएगा। ये जो एमिशन हुआ, दिस इज इन लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ओवर हियर। एनर्जी इज लॉस्ट in the form of heat rather than in the form of light. Light is not emitted. Light is not emitted here. ठीक है। ये जो एक एरो सा दिखा दिया ना कर्सिव सा, ये भाई इलेक्ट्रॉन जंप होके ऐसे आ रहा है, तो ये लाइट की फॉर्म में नहीं एमिट हो रही यहाँ पे एनर्जी। जब ये वाइब्रेशनल लेवल्स को जंप कर रहा है, ये यहाँ पे किस फॉर्म में एमिट हो रही है? हीट की फॉर्म में एमिट हो रही है। और इस चीज को हम रेडियनलेस ट्रांजिशन भी बोलते हैं या फिर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। इस चीज को मैं फिर से बता देती हूँ, रेडिएशन लेस, क्योंकि रेडिएशन नहीं निकल रही है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हीट निकल रही है भी बोलते हैं, या फिर हम इसे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं कि एक वाइब्रेशनल लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जा रहा है। इस चीज को वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में क्या होता है? जनरली इट इज अकम्पनीड बाय एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें जो आपका एनर्जी लॉस होता है वो हीट की फॉर्म में होता है रेदर देन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है जी। अब आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप कर करके हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ तक पहुंच गया S1 तक। अब S1 से ये वापस एकदम से एनर्जी लूज करके वापस यहाँ पे आ गया S0 के अंदर। तो बेटा जब ये S1 से S0 के अंदर आया, तो देखिए आप देखेंगे इस ब्लू एरो में और ग्रीन एरो में एनर्जी डिफरेंस। तो जब इसने एक्साइटमेंट की, एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन S0 से S2 में गया, तो दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन, ठीक है। उसके कंपैरिजन में जब आपका इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो ओनली दिस मच एनर्जी इज एमिटेड, यहां से लेके यहां तक की ये जो एनर्जी का एमिशन हुआ। तो एनर्जी का जो एमिशन हुआ, अब आप देखेंगे कि कम एनर्जी का एमिशन हुआ है एज कंपेयर टू जितना एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट होके ऊपर गया था। एनर्जी का कम का एमिशन हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है? लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको जो एमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है वो आपको लॉन्गर वेवलेंथ का मिलता है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लोरोसेंस। इस चीज को हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। इसमें देखिए आपका एक और चीज मैं साथ के साथ बताना चाहूंगी, इस तरह से ग्राफ्स आएंगे आपके, ये ये वाला जो है बेटा, ये है आपका ब्लू से जो मैंने दिखा है, दिस इज एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम। कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में गया, तो उसका स्पेक्ट्रा, उसका पीक, उसका ग्राफ कैसा था, दिस वन। और ये है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम।
देखिए एक्स एक्सिस पे हम वेवलेंथ ले रहे हैं, तो इससे आपको क्लियर है कि जब एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में तो उसने ज्यादा एनर्जी ली एज कंपेयर टू कि जब वो एमिट हो रहा है। तो क्योंकि जब वो एमिट हो रहा है तो वो एनर्जी कम ले रहा है, इसलिए वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आपकी पीक जो है उस साइड शिफ्ट हो रही है। ठीक है, इस साइड में ले रही हूं इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस। तो यहां से आपको क्लियर है कि एमिशन में कम एनर्जी है, इसमें एमिशन में कम एनर्जी है, इसलिए वो क्या हो रहा है कि आपका लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसमें यहीं पे एक चीज वो आपसे पूछ सकता है कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स लॉ की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जो फ्लोरोसेंस है बेटा आपकी, दैट अकर एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, अकर एट अ लॉन्गर वेवलेंथ देन द एक्साइटेशन वेवलेंथ। एक्साइट जिस वेवलेंथ पे हुआ उससे ज्यादा पे हमेशा आपका फ्लोरोसेंस होता है, मतलब एमिशन होता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तब एनर्जी कम होती है, दिस इज नोन एज फ्लोरोसेंस। तो स्टोक्स लॉ हमारा कहता है कि फ्लोरोसेंस अकर ऑलवेज एट अ लॉन्गर वेवलेंथ देन द एक्साइटेशन वेवलेंथ। एक्साइटेशन में कम एनर्जी लगी थी, एक्साइटेशन में ज्यादा एनर्जी लगी थी एज कंपेयर टू एमिशन, और ज्यादा एनर्जी लगी थी तो उसकी वेवलेंथ क्या थी? शॉर्टर थी। ठीक है, तो अब हमें ये डायग्राम से यहां तक तो समझ आया। अब अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया है ये कि फ्लोरोसेंस का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइट सोर्स चाहिए होगा। ठीक है, लाइट सोर्स में हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा? हम जिनॉन आर्क यूज कर सकते हैं एज अ लाइट सोर्स। जिनॉन जो है that completely cover the UV and visible range that is in between 200 to 800 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है, जिनॉन आर्क उसको कंप्लीटली कवर करती है। दिस इज मेनली यूज्ड एज द लाइट सोर्स इन केस ऑफ फ्लोरोसेंस। और हम ये ही क्यों यूज करते हैं जिनॉन ही? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है, ये कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलता है हमें इससे। और जो लाइट रेडिएशन ये प्रोड्यूस करता है वो हमारी 200 से 800 नैनोमीटर की होती है, जो यूवी विजिबल रीजन में होती है। फिर उसके बाद हम इसमें दो टाइप के मोनोक्रोमेटर्स यूज करते हैं। एक हमारा होता है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, एक हमारा होता है एमिशन मोनोक्रोमेटर। अब ये दो टाइप के मोनोक्रोमेटर क्यों यूज किए? एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर क्या करेगा बेटा? इट अलाउस, एक्साइटेशन की बात बता रही हूं पहले, इसकी एक्साइटेशन ये क्या करेगा? इट अलाउस ओनली द रेडिएशन which excites which excites the electrons in the sample। इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए जो रेडिएशन चाहिए वो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर सिर्फ उसको अलाउ करेगा, उसको पास करेगा। सैंपल सेल में आपका सैंपल रखा होगा, दैट इज अंडर स्टडी। वो क्या करेगा? वो ये रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा, रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करके चले जाएंगे। जंप करके जाएंगे, जब वो वापस आ रहे होंगे तो कुछ उन्होंने वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन लिया होगा, उसके बाद जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करते हैं तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करते हैं। जो अब हमें स्टडी करनी है, उसको स्टडी करने के लिए हमने एमिशन मोनोक्रोमेटर लगाया। पहले तो एमिशन मोनोक्रोमेटर क्या करेगा आपका? इट पासेस रेडिएशन, इट पासेस रेडिएशन ओनली एमिटेड बाय सैंपल। जो सैंपल ने एमिट की ना, बस वो रेडिएशन इसके थ्रू पास होगी। ठीक है, और वो कहां भेजेगा? टू डिटेक्टर, डिटेक्टर की तरफ। ये हमारा आ गया डिटेक्टर। अब डिटेक्टर का क्या काम है? इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी जो आ रही है वहां से एमिशन मोनोक्रोमेटर से पास होके, इट विल कन्वर्ट दैट इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड दैट इज डिस्प्लेड ऑन द रिकॉर्डर। इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेगा रिकॉर्डर की तरफ। रिकॉर्डर क्या करेगा? रिकॉर्डर जो आपका आउटपुट आ रहा है डिटेक्टर से, आउटपुट करंट जो आ रहा है डिटेक्टर की तरफ से,
is fed into this recorder, into measuring device, that is this recorder, एंड ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि कितना फ्लोरोसेंस हुआ, दैट इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ फ्लोरोसेंस। ये आपको बताता रहेगा कि कितना फ्लोरोसेंस हो रहा है। ठीक है यहाँ तक। और जो हम बीच में सैंपल सेल की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सैंपल रखा था, सैंपल सेल जो है या सैंपल होल्डर भी बोलते हैं हम उसको, जनरली वो हम बेटा क्वार्ट्ज का यूज करते हैं इसमें। वैसे तो कई जगह आप ग्लास भी यूज करते हुए देखोगे कि लोग ग्लास भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते ग्लास क्यूबिट्स को या ग्लास का सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर जो होता है उसको क्यूबिट भी बोला जाता है। और हम ग्लास की क्यों नहीं प्रेफर करते, क्योंकि उसमें जो सिलिका प्रेजेंट होता है वो अपनी फ्लोरोसेंस रीडिंग्स देना शुरू कर देता है, तो आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो जेन्युइन नहीं आते इस केस में, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें, कि जो आपका एमिशन मोनोक्रोमेटर जो है बेटा, वो हमेशा 90 डिग्री पे, देखो 90 डिग्री पे रखा होता है हमने इंसिडेंट रेडिएशन की। ये जो रेड कलर से जो लाइट पास हो रही है, ये हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है। मैं यहाँ पे आपको इसको पर्पल कलर से दिखा रही हूँ, इस डायरेक्शन में देखिए ये इंसिडेंट रेडिएशन है। इससे हमने बिल्कुल 90 डिग्री पे रखा है हमारे एमिशन मोनोक्रोमेटर को। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज इट मिनिमाइजेस द चांसेस और वी कैन से द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट लाइट, जो हमारी सैंपल के थ्रू ट्रांसमिट हो गई लाइट, ठीक है, या रिफ्लेक्ट कर दी सैंपल ने, उसको ना कैच कर ले एमिशन मोनोक्रोमेटर। क्योंकि अगर उसको कैच कर लिया तो भी आपकी रीडिंग सही नहीं आएंगी, क्योंकि एमिशन मोनोक्रोमेटर का काम क्या है, एमिशन मोनोक्रोमेटर का काम है कि सिर्फ जो सैंपल से एमिट होके रेडिएशन निकल रही है, एमिटेड, उसने वो रिकॉर्ड करनी है, उसने ट्रांसमिटेड नहीं रिकॉर्ड करनी या रिफ्लेक्टेड नहीं रिकॉर्ड करनी। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एमिशन मोनोक्रोमेटर को 90 डिग्री पे रखते हैं सैंपल होल्डर से, या फिर सिंपल आप कहो कि जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की जो डायरेक्शन है उसे 90 डिग्री पे हम उसको रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरोसेंस। बहुत ही इजी है। If still you are having any query, just put it in the comment section. I'll try to sort it out. And don't forget to subscribe the channel. Thanks a lot.